नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। बस पूरा हो गया, जैसा है वैसे का। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो ये जो है हमारे क्या है, अर्थ है। और अर्थ भी यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई जलती हुई कंडी होती है, तो कंडी को क्या है कुछ समय तक ठंडा कर दें। ठंडे होने के बाद में कैसे होती है, अगर उसमें पिन चुभे तो क्या होता है, ऊपर से दिखने में कैसी होती है, ठंडी। लेकिन अगर उसमें पिन चुभे तो क्या पता चलता है, अंदर से कैसी होती है, गर्म। तो ठीक इसी तरीके से हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी की उत्पत्ति जो है किससे मानी गई, सूर्य से उत्पत्ति मानी गई है। और सूर्य से जो उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी दिखने में आज जो है, ऊपर से तो दिखने में ठंडी है, लेकिन अंदर भी आज, अंदर से कैसी है, आज भी गर्म है। ठीक, तो ये तो पृथ्वी की संरचना। और उसकी पृथ्वी की संरचना में जो उसके सबसे ऊपर की लेयर होती है, यानी कि ये लेयर, इसको क्या कहते हैं, भूपर्पटी। इसको क्या कहते हैं, भूपर्पटी। और पृथ्वी की जो संरचना होती है उसकी 3 लेयर होती हैं। उसकी लेयर कितनी होती है, 3 लेयर होती हैं। पहली कौन सी होती है, सियाल होती है। दूसरी परत कौन सी होती है, सीमा होती है। और तीसरी जो लेयर होती है, तीसरी परत जो होती है वो कौन सी होती है, निफे होती है। ठीक, 3 परतें होती हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, सियाल, सीमा और निफे। तो ऊपर की जो भूपर्पटी है उसको क्या कहते हैं, भूपर्पटी, यानी कि ऊपर की मोटी सतह जिस पर रहते हैं तो वो भूपर्पटी कहलाती है। और उसी के पैरेलल में जो सतह होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। उसी के पैरेलल में क्या होती है, सियाल। सियाल। और दूसरी जो लेयर होती है, ठीक, दूसरी लेयर जो होती है, तो दूसरी लेयर जो होती है इसको क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। दूसरी लेयर जो है इसको सीमा कहते हैं। और जो तीसरी लेयर इसी के अंदर होती है इसको क्या कहते हैं, निफे कहते हैं। ठीक, तीनों लेयर हो गई। तो और तीनों लेयर के बीच ये जो हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है, आंतरिक क्रोड। ये क्या कहलाता है, आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड। इसके 2 क्रोड होते हैं, एक आंतरिक क्रोड होता है और एक बाह्य क्रोड होता है। ठीक, एक आंतरिक क्रोड हो गया और जो दूसरा ये होता है ये क्या कहलाता है, बाह्य क्रोड। ये क्या कहलाता है, बाह्य क्रोड। तो ये डायग्राम बनाते चलो, लिखते चलो। फिर देखो, फिर दूसरी चीज कि सियाल जो होती है, सियाल परत जो होती है किससे मिलकर के बनती है, तो सियाल परत जो है ये 2 चीजों से मिलकर के बनती है, सिलिका और प्लस एल्युमिनियम, Si प्लस Al, सिलिका प्लस एल्युमिनियम से मिलकर के बनती है। जो सीमा होती है ये 2 परत किससे मिलकर के बनती है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, इन 2 चीजों से मिलकर के बनती है। और जो तीसरी परत होती है निफे, ये निकिल प्लस फेरस, ठीक, Na प्लस Fe, इन 2 से मिलकर के बनती है। तो सियाल परत, सीमा परत और निफे। तो सियाल परत जो होती है Si प्लस Al, सिलिका प्लस एल्युमिनियम से, और सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम से, और निफे निकिल प्लस फेरस, इन 2 से मिलकर के बनती है। और पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, सबसे अधिक मात्रा में
सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। तो पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। ठीक, तो इसी को लिखते चलो, बोलते चलना, फटाफट लिखो। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। यह सबसे हल्की परत है। यह सबसे हल्की परत है। यह सबसे हल्की परत है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। बेसाल्ट चट्टानों का एक रूप होता है, जैसे ग्रेनाइट होता है, संगमरमर पत्थर होता है, उसी बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। यह परत महाद्वीपों के नीचे, यह परत महाद्वीपों के नीचे, यह परत महाद्वीपों के नीचे महासागरों की अपेक्षा अधिक मोटी है। यह परत महाद्वीपों के नीचे महासागरों की अपेक्षा अधिक मोटी है। इस परत के ऊपरी भाग को, इस परत के ऊपरी भाग को स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है। इस परत के ऊपरी भाग को स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम तत्व, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम तत्व, सिलिका और एल्युमिनियम तत्व, सिलिका और एल्युमिनियम तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका संक्षिप्त नाम सियाल है। सिलिका और एल्युमिनियम तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए इसका संक्षिप्त नाम सियाल है। इसीलिए इसका संक्षिप्त नाम सियाल है। नेक्स्ट लिखना सीमा, दूसरी परत सीमा। ये सियाल में? हाँ, ये सियाल में था, फर्स्ट वाला सियाल में। या भूपर्पटी भी लिख लो, उसको कोई दिक्कत नहीं, या भूपर्पटी डालकर लिख लो या सियाल डालकर लिख लो। भूपर्पटी दोनों एक। हाँ, दोनों एक। उसके ऊपरी का जो परत होते हैं उसको भूपर्पटी कहते हैं। तो महाद्वीपों पर ज्यादा होती है, महासागरों पर कम होती है, तो उसी की मोटाई के पैरेलल में ही सियाल परत होती है। फिर सेकंड लिखना सीमा। सीमा भूपर्पटी से नीचे की परत, भूपर्पटी से नीचे की परत मैंटल कहलाती है। भूपर्पटी से नीचे की परत मैंटल कहलाती है। मैंटल
इसमें सिलिका और मैग्नीशियम तत्व, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम तत्व, सिलिका और मैग्नीशियम तत्व अधिकता में पाए जाते हैं। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम तत्व अधिकता में पाए जाते हैं। इसलिए इसका संक्षिप्त नाम, इसलिए इसका संक्षिप्त नाम, इसलिए इसका संक्षिप्त नाम सीमा है। थर्ड नंबर कितना? थर्ड निफे, निफे पृथ्वी का केंद्रीय कोड, पृथ्वी का केंद्रीय कोड, हाँ पृथ्वी का केंद्रीय कोड, हाँ केंद्रीय क्रोड, क्रोड, पृथ्वी का केंद्रीय क्रोड अत्यधिक घनत्व वाले, अत्यधिक घनत्व वाले भार युक्त खनिज पदार्थों से बना है। अत्यधिक घनत्व वाले भार युक्त खनिज पदार्थों से बना है। भार युक्त खनिज पदार्थों से बना है। और एक चीज ये कि इसमें जो इसका ये आंतरिक क्रोड है, ये जो लेयर निफे है, निफे में इसके दो ही, एक आंतरिक क्रोड होता है और एक बाह्य क्रोड होता है। और ऐसा माना जाता है कि इसकी जो ये क्रोड है, इसी क्रोड में पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति निहित है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की पृथ्वी में जो शक्ति है वो इसी क्रोड के कारण है। और इसके एक चम्मच का भार 10,000 भारतीयों के भार के बराबर है। अगर इसमें से एक चम्मच निकाला जाए मैटर तो कितने भार के बराबर है? 10,000 भारतीयों के भार के बराबर। यहाँ पर जो क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है, गाढ़े तरल अवस्था में है, क्योंकि आज भी पृथ्वी अंदर से कैसी है? गर्म। तो अंदर की जो लेयर्स हैं वो वैसे ही है जैसे कि किसी पानी पर बर्फ का टुकड़ा तैरता हो, तो वैसे ही अंदर क्या है? अंदर वो आज भी गर्म है और उसके ऊपर जो है वो परतें ठंडी हो गई हैं और वो उसके ऊपर महाद्वीपों के रूप में है। सर हाँ मेटल के ऊपर क्या है? मेंटल अरे ये माँ पर ही है, मेंटल है, टापर ये नहीं। डायग्राम बनाना। सर मेटल में धातु होती है। अरे मेटल तुमको धातु नहीं लिखना है यहाँ। मेटल धातु वाला नहीं है, वो मेंटल ही है। लिखना इस क्रोड पदार्थ को, सब भार हाँ उसी के आगे लिखो, इस क्रोड पदार्थ को, इस क्रोड पदार्थ को निफे, इस क्रोड पदार्थ को निफे, निकिल प्लस फेरस, लोहा, इस क्रोड पदार्थ को निफे, इस क्रोड पदार्थ को निफे ब्रैकेट में निकिल प्लस फेरस, हाँ फेरस और ब्रैकेट में लोहा, निकिल प्लस फेरस ब्रैकेट में लोहा कहते हैं। ये सब जो खदानें होती हैं कौन सी जो लेयर में होती है? खदानें जो खादाने तो ये सियाल लेयर में की होती है, ऊपरी लेयर में। असल जो बोरवेल होता है वो भी तो उसी में होता है। बोरवेल बहुत ज्यादा कितनी होती है? 110 फीट, 110 फीट, 150 फीट बहुत ज्यादा, 300 फुट बहुत ज्यादा। बस वो सियाल लेयर में है, बस सियाल लेयर में ही सब कुछ होता है। सीमा में तो बहुत ज्यादा, सीमा की लेयर जो स्टार्टिंग होती है वो लगभग 600 किलोमीटर से स्टार्टिंग होती है, उसकी 600 से 1700 किलोमीटर समथिंग होती है बीच वाली सीमा लेयर।
और फिर उसके बाद में 1700 से 6900 किलोमीटर तक लगभग जो इसका मिडिल पार्ट है वो लगभग 7000 किलोमीटर है। इसका केंद्रीय क्रोध भाग जो है वो लगभग कितना है 7000 किलोमीटर। और ऊपर का तो जितना हमने बताया, ऊपर सियाल पर तो जो है लगभग 1 से कितना 1 से बहुत ज्यादा 40-50 किलोमीटर होती है बस किलोमीटर में। और फिर वो तो खुदाई जो होती भी है बहुत ज्यादा फीट में हुई, या 150 फीट, 300 फीट, 500 फीट, बहुत ज्यादा मीटर किलोमीटर तो बहुत हम लोग सबसे ऊपर वाली परत में। हाँ, ये जो भूपर्पटी है, ये भूपर्पटी जिसको स्थल मंडल कहते हैं, यानी कि ये तो ये जो है ये महाद्वीपों पर इसकी मोटाई ज्यादा है और महासागरों पर कम है। वैसे ही ठीक जैसे रोटी बनाते हैं तो रोटी जब फुलाते हैं तो क्या होता है, सभी जगह उसकी परत जो है क्या बराबर होती है? नहीं होती है, और वो वहीं से फूटती है जहां पर उसकी लेयर पतली होती है। वैसे ही गुब्बारे को भी जब फुलाते हैं तो क्या वो सब पैरेलल होता है? नहीं होता है, उसकी लेयर कहीं कम कहीं ज्यादा होती, वहीं से फूटेगा जहां से उसकी लेयर पतली होगी, कम होगी। तो यहाँ पर भी क्या है, उसकी लेयर जो पृथ्वी पर है भूपर्पटी की, वो सभी जगह पर एक समान नहीं है, कहीं पर कम है कहीं पर ज्यादा। लेकिन औसतन जो है वो लगभग 100 किलोमीटर है। औसतन जो है वो 100 किलोमीटर है, कहीं पर है कम कहीं पर ज्यादा, महाद्वीपों पर ज्यादा है, महासागरों पर कम है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नोट डालकर पॉइंट लिखिएगा। भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। देखो, भूपर्पटी पर जो पाए जाने वाले तत्व हैं उनमें जो सबसे ज्यादा वाला परसेंटेज है, तो उनमें मुख्य 4-5 का है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है भूपर्पटी पर? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 46.72%। ठीक, कितना है? 46.72%। दूसरा तत्व जो है वो दूसरा कौन सा है? सिलिका। भूपर्पटी पर ही दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तो दूसरा है सिलिका, और सिलिका का परसेंटेज कितना है? 26.80%। 26.80%। और तीसरा कौन सा है? एल्युमिनियम। तीसरा कौन सा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परसेंटेज जो है 8.13% है। 8.13%। और चौथा मात्रा में पाया जाने वाला वो कौन सा है? लोहा। लोहा है, और लोहा का परसेंटेज कितना है? तो इसमें देखो, भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पहला पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन हो गया, और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 46.72%। सेकंड कौन सा है? सिलिका। सिलिका का परसेंटेज कितना है? 26.80%। एल्युमिनियम का कितना है? 8.13%। और लोहा का परसेंटेज कितना है? 5%। ठीक, चारों ये नोट कर लो, ये परसेंटेज पूछे जाते हैं कि किसका कौन सा परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया? देखो नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक, क्या है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत।
सिद्धांत जो पहले थोड़ा सा बताया कि प्लेटो यानी कि पृथ्वी जो है उस पर 3 प्रकार के फोर्सेस काम कर रहे हैं और वो फोर्सेस बल जो है निरंतर कार्य कर रहे हैं और उसमें 3 फोर्सेस कौन सा है? पहला कौन सा है? अभिसरण क्षेत्र। ठीक, पहला कौन सा है? अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण क्षेत्र। और इन बलों के कारण ही क्या होता है कि पृथ्वी पर जो प्लेटें होती हैं, ठीक, जो अलग अलग महाद्वीपों की जो छोटी बड़ी प्लेटें हैं और उनमें निरंतर संचालन होता रहता है, निरंतर वो बदलती रहती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत लंबा हजारों लाखों सालों में परिवर्तन नजर आता है। अभिसरण है, अभिसरण क्षेत्र है, अपसरण क्षेत्र है, अपसरण क्षेत्र है, और नेक्स्ट है रूपांतर भ्रंश। रूपांतर भ्रंश, रूपांतर रूपांतर भ्रंश। तो देखो अभिसरण क्षेत्र क्या होता है? अभिसरण क्षेत्र में कौन कौन से बल यानी कि पृथ्वी का फोर्सेस कौन से बल काम करते हैं? तो देखो अभिसरण क्षेत्र जो होता है इसमें जब पृथ्वी पर जो बल काम करते हैं इसमें प्लेटें एक दूसरे से अलग होती हैं। प्लेटें क्या होती हैं? एक दूसरे से अलग होती हैं। एक दूसरे से प्लेटें अलग होती हैं। एक दूसरे से अलग होती हैं। अलग होती हैं। अपसरण क्षेत्र जो होता है इसमें क्या होता है? प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। इसमें प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। ये ऊपर चढ़ जाती हैं। चढ़ जाती हैं। और जो थर्ड होता है इसमें क्या होता है? ना तो प्लेटें एक दूसरे से अलग होती हैं, ना ही एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं, बल्कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में खसकती हैं। बल्कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में खसकती हैं। एक दूसरे के विपरीत दिशा में। एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकती हैं। ठीक, लिखते चलिए इसी को। ठीक, और देखो पहला जैसे अभिसरण क्षेत्र है, पहले क्षेत्र में जब प्लेटें एक दूसरे से अलग होती हैं, पहले प्रक्रिया में अभिसरण क्षेत्र में जो फोर्सेस काम करता है उसमें प्लेटें एक दूसरे से जब अलग होती हैं तो पृथ्वी के अंदर से मैग्मा जो है वो बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया में पृथ्वी के अंदर का मैग्मा जो है वो बाहर निकलता है। तो पहला अभिसरण क्षेत्र लिखो और इतना लिखिएगा, इसमें आगे फिर हम ये बोलते चल रहे हैं। आप लिखो, देखो इस सीमा पर प्लेट एक दूसरे से अलग होती हैं। इस सीमा पर प्लेट एक दूसरे से अलग होती हैं। इस सीमा पर प्लेटें एक दूसरे से अलग होती हैं। एक दूसरे से अलग होती हैं तथा इस प्रक्रिया में भूगर्भ से मैग्मा बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया में भूगर्भ से मैग्मा बाहर आ जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी का उद्भव इसी में सक्रिय ज्वालामुखी का उद्भव इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। सेकंड लिखना अपसरण क्षेत्र। इस क्षेत्र में एक प्लेट का किनारा दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। इस क्षेत्र में एक प्लेट का किनारा दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है।
नेक्स्ट लिखना रूपांतर भ्रंश। रूपांतर भ्रंश रूपांतर भ्रंश इस क्षेत्र में ना तो भूपर्पटी का निर्माण होता है, इस क्षेत्र में ना तो भूपर्पटी का निर्माण होता है और ना विनाश। भूपर्पटी का ना तो निर्माण होता है और ना विनाश। ना निर्माण होता है ना विनाश, बल्कि प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में साथ साथ खिसकती हैं। एक दूसरे के विपरीत दिशा में साथ साथ खिसकती हैं। सर इनका तो उदाहरण अलग होगा। इनका तो उदाहरण जैसे कि भारत महाद्वीप जो था, भारत भी क्या था कि इंडो ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और भारत ये सारे महाद्वीप कॉन्टिनेंटल जो थे वो अफ्रीका महाद्वीप से ही लगे हुए थे, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप से ही वो धीरे धीरे अलग होते गए। पूरा पार्ट जो अफ्रीका भारत का निचला हिस्सा जो है वो कैसा ऐसा है, तो ये जब अफ्रीका से जुड़ा हुआ था तो ये ऐसे था, ठीक, और ये अलग होते होते धीरे धीरे कैसे हो गया ऐसे, ये मुड़ा हुआ अफ्रीका में ऐसे जुड़ा हुआ था, फिर लेकिन अलग होते हजारों लाखों सालों की प्रक्रिया में ये ऐसे से ऐसे हो गया, ठीक, उससे अलग होकर के अफ्रीका महाद्वीप से और ये ऐसे संरचना बन गई। श्रीलंका में, हाँ, श्रीलंका भी जो था वो भी जुड़ा हुआ था, वो भी सारे कनेक्टेड थे, जितने भी महाद्वीप हैं। तो कहेंगे तो लिखा था जैसे मेडागास्कर जो है अफ्रीका के पास है, हाँ वो भी इंडिया से खसक के वहां से चला गया। हाँ वो भी है, जितने भी छोटे बड़े द्वीप महाद्वीप हैं, चाहे वो अफ्रीका हो, एशिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे उत्तरी अमेरिका हो, चाहे दक्षिणी अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वो सारे महाद्वीप एक में ही कनेक्ट थे। लेकिन उनको क्या हुआ कि धीरे धीरे इन प्रकार के ये तीनों फोर्सेस जो हैं वो लगातार काम करते रहते हैं, और इन तीनों फोर्सेस के कारण पृथ्वी पर जो परिवर्तन है वो हजारों लाखों सालों में दिखाई पड़ता है। तो हजारों लाखों सालों में वो प्रक्रिया होने के कारण वो महसूस नहीं हो पाता है कि 100-250 सालों में जो होता है वो महसूस नहीं होता, पता नहीं चलता है। और दीर्घकालिक लंबे परिवर्तन इनके होते हैं, बहुत ही दीर्घकालिक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट फिर देखो, नेक्स्ट जो है कटिबंध। हाँ हाँ नहीं, कटिबंध कटिबंध देखो, कटिबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है कि जैसे ये अर्थ है, पृथ्वी है ये, और इस पृथ्वी पर जैसे 0 डिग्री, यानी कि ये जो 0 डिग्री है वो क्या कहलाती है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और 0 डिग्री से 30 डिग्री, 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, तो 30 डिग्री ऊपर हो गया और 30 डिग्री नीचे हो गया, ये 30 डिग्री इधर और ये 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री से 45 डिग्री ऊपर और 45 डिग्री नीचे, 45 डिग्री ऊपर और 45 डिग्री ऊपर और नीचे, ठीक, और 45 से फिर 66 डिग्री ऊपर और 66 डिग्री नीचे, 66.5 इधर और 66.5 इधर, ठीक, और फिर 66.5 के ऊपर और 66.5 के नीचे, यानी कि इस आधार पर पृथ्वी के जो क्षेत्रों का विभाजन किया गया है उसी को क्या कहते हैं, कटिबंध।
इस आधार पर या ऋतु परिवर्तन के आधार पर या शीत के आधार पर या तापमान के आधार पर जो पृथ्वी का ये विभाजन है कि इतना पार्ट ये अलग अलग अलग, तो इसी को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। ये जो क्षेत्र अलग है ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, यानी कि तापमान के आधार पर ये अलग हो गया, ये अलग। तो 0 से डिग्री जैसे ये है, ये ऊपर का है उत्तरी गोलार्ध, और ये 0 से 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। तो इन गोलार्धों को ही जो तापमान के आधार पर विभिन्नता की गई, इन्हीं को क्या कहते हैं, कटिबंध। और ये कितने भागों में डिवाइड है, तो 4 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में विभाजित है, 4 भागों में। कौन कौन से हैं, पहला है उष्ण कटिबंध। पहला क्या है, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। जो सेकंड है उपोष्ण कटिबंध। सेकंड क्या है, उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध। थर्ड जो है, थर्ड क्या है, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, ठीक। और फोर्थ नंबर जो है, फोर्थ क्या है, ध्रुवीय कटिबंध। ध्रुवीय कटिबंध, ठीक, ध्रुवीय कटिबंध हो गया। अब उष्ण कटिबंध जो है, इसको कहां से कहां तक विस्तारित किया गया है, तो 0 से 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश, ठीक, उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश। और उपोष्ण कटिबंधी जो है वो 30 से 45 डिग्री, 30 से 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश, 30 से 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश। तीस से 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश। जो शीतोष्ण कटिबंधी है, शीतोष्ण जो है 45 से 66, हाँ 45 से 66.5, 66.5 से 1/2, ठीक, 45 से 66 से इसका विस्तार है। सर वो जो हाँ 0 बार बार जा रहा है, 3 से 45 लिखा, कहाँ, नहीं 30 से, ठीक, 30 से 45 डिग्री, ठीक। और लास्ट में जो है ध्रुवीय कटिबंध, तो ध्रुवीय कटिबंध 66.5 से डिग्री से ऊपर, 66.5 डिग्री से ऊपर, ठीक, ऊपर मतलब 0-90 डिग्री, यहाँ पूरा, ठीक। तो पहला लिखो, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब ये प्रत्येक गोलार्ध कटिबंध डालकर लिखना, प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर, प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। तो ताप क्या है? ताप टेम्परेचर। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को ही कटिबंध कहते हैं। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। यह मुख्यतः 4 हैं। यह मुख्यतः 4 हैं। पहला फर्स्ट नंबर को उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश। आप इसी में लिखो, टाइम बोलते चलते लिखो। उष्ण कटिबंध में लिखो विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश का भाग यहाँ वर्ष में 2 बार दक्षिणी अक्षांश का भाग
विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश का भाग यहाँ वर्ष में दो बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। यहाँ का मौसम सदैव गर्म रहता है। यहाँ का मौसम सदैव गर्म रहता है। नेक्स्ट लिखना सेकंड, उपोष्णकटिबंधी। उपोष्णकटिबंध 30 से 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य 30 से 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार है। अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार है। दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार है। यहाँ कुछ माह तक ताप अधिक तथा कुछ माह ताप कम रहता है। नेक्स्ट शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध तथा कुछ माह के बाद क्या है? कुछ माह ताप अधिक तथा कुछ माह ताप कम रहता है। थर्ड नंबर पर शीतोष्ण कटिबंध 45 से, इसको 66.5 ना भी लिखो, 66 भी लिखो तो भी ठीक। 45 से 66 डिग्री के मध्य 45 से 66 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य 45 से 66 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार है। उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार है। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता। सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता। यहाँ सूरज की किरणें सदैव तिरछी पड़ती हैं। यहाँ सूरज की किरणें सदैव तिरछी पड़ती हैं। यहाँ सूरज की किरणें सदैव तिरछी पड़ती हैं, जिस कारण यहाँ ताप हमेशा कम रहता है। जिस कारण यहाँ ताप हमेशा कम रहता है। लास्ट ध्रुवीय कटिबंध। ध्रुवीय कटिबंध 66 डिग्री से ऊपर 66 डिग्री से ऊपर 66 डिग्री से ऊपर का क्षेत्र 66 डिग्री से ऊपर का क्षेत्र जहां वर्ष भर ताप कम रहता है। वर्ष भर ताप कम रहता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। जिसके फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है।
पृथ्वी की पहली क्या है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसका एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है, पृथ्वी जो है आज भी अंदर से कैसी है, गर्म है, ठीक। और उसकी लेयर्स कितनी होती है, 3 लेयर्स होती है। पहली कौन सी होती है, सियाल, दूसरी कौन सी होती है, सीमा, और तीसरी कौन सी होती है, निफे। सियाल परत जो होती है वो किन से मिलकर के बनी होती है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम से। और सीमा परत किससे मिलकर के बनी होती है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। और निफे परत किससे मिलकर बनी होती है, निकिल प्लस फेरस, लोहा, 3 चीजों से। यानी कि ये 3 परतें हैं, मुख्य 3। तो और पृथ्वी के सबसे ऊपर की परत जो है, ऊपरी परत, उसको क्या कहते हैं, भूपर्पटी। उसको क्या कहते हैं, भूपर्पटी। पृथ्वी के सबसे ऊपर की परत भूपर्पटी कहलाती है। और पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है, 46.72%। और पृथ्वी की भूपर्पटी पर दूसरा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, सिलिका। सिलिका का परसेंटेज कितना है, 26.80%। एल्युमिनियम का परसेंटेज कितना है, 8.13%। लोहा का परसेंटेज कितना है, 5%। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि कौन से क्वेश्चन जैसे पृथ्वी की सबसे ऊपरी की परत को क्या कहते हैं, सियाल। या पृथ्वी के दूसरी सबसे परत कौन सी होती है, सीमा। सीमा परत किन दो से मिलकर के बनती है, तो सिलिका और मैग्नीशियम से। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज हो गया, ठीक। या सिलिका का, एल्युमिनियम का, किसी का भी परसेंटेज पूछा जाए तो वो परसेंटेज हो गया। देखो नेक्स्ट, इसमें प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत से यहाँ से कॉन्सेप्ट बेसिस बनते हैं। कॉन्सेप्ट बेसिस क्या, कि जिस प्लेट विवर्तनी की वह कौन सा बल या कौन सा फोर्सेस जिसमें प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ती किसमें, प्लेट में है, इसमें अपसरण क्षेत्र में, ठीक। और एक दूसरे से अलग किसमें होती हैं, अभिसरण क्षेत्र में। यानी कि प्लेटों का एक दूसरे की 2 प्लेटें हैं, तो 2 प्लेटों का एक दूसरे से अलग होना, यानी कि एक प्लेट भी थी और एक प्लेट से कुछ खंड अलग होकर के वो अलग खंड बन गया। एक तो ये हुआ, एक दूसरे से अलग होना। और दूसरा क्या है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ना। तो दूसरा, जैसे एक प्लेट ये थी और दूसरी प्लेट ये थी, तो दूसरी प्लेट जो थी वो पहली प्लेट या एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा जो चढ़ गई, तो एक का हिस्सा क्या होगा, नीचे दबेगा, और एक का ऊपर हिस्सा ऊपर उठेगा। तो उसमें दूसरे में क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं। और थर्ड वाले में क्या होता है कि 2 प्लेटें जो होती हैं, 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकती हुई जाती हैं, यानी एक दूसरे से दूरी बनाते हुए, बढ़ते हुए चली जाती है, एक दूसरे के विपरीत खिसकती चली जाती हैं। तो इसमें तो अपसरण क्षेत्र में तो पहाड़ी एरिया से आएगा। एक नहीं, इसमें कोई पहाड़ी, इससे कोई मतलब नहीं है, पहाड़ी एरिया से इससे कोई मतलब नहीं। इससे मतलब ये है कि पृथ्वी पर जो छोटी बड़ी प्लेटें हैं, छोटी बड़ी प्लेटें, जो बड़ी प्लेटें हैं वो तो बहुत ज्यादा है, वो बड़ी प्लेटें हैं जो लगभग उनकी संख्या 7 है। तो वो बड़ी प्लेटें जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये सारी प्लेटें जो हैं, तो इन प्लेटों में एक दूसरे के साथ में जो परिवर्तन होता है, जो तीनों फोर्सेस काम करते हैं कि अलग हो रही, कि चढ़ रही, या एक दूसरे से विपरीत खिसक रही। तो अब इसको थोड़ा सा मैप के थ्रू ज्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता था कि जैसे हमने बताया था कि भारत वाला जो था वो अफ्रीका के साथ में थोड़ा सा कनेक्ट था। अफ्रीका के साथ में ये हिस्सा बिल्कुल ऐसे ही कनेक्ट था, जैसे ये है, ये बिल्कुल कोना पार्ट ऐसे था, लेकिन ये अलग होते हुए ये कैसे हो गया, ऐसे हिस्सा हो गया, ठीक। और ये था कैसे, ऐसे अफ्रीका से कनेक्ट हुआ, लगा हुआ था, ठीक। तीसरा देखो, थर्ड क्या है, कटिबंध। तो कटिबंध क्या है कि पृथ्वी को ताप के आधार पर जो विभाजित किया गया है, कई भागों में विभाजित किया गया, उसी को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। और कटिबंधों का विभाजन जो है कितने आधार पर किया गया है, 4 आधार पर, या कि इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पार्ट जो कहलाता है, यानी 0 डिग्री है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, यानी 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में जो विस्तार है, यहाँ वर्ष भर तापमान गर्म रहता है, गर्मी पड़ती है, सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं। क्योंकि जो 0 डिग्री है वो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें क्या है, विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। कब पड़ती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें कैसी, सीधी पड़ती हैं, और सीधी पड़ने के कारण इन दोनों हिस्सों में क्या रहता है, तापमान जो है वर्ष भर कैसा रहता है, गर्म रहता है, ठीक। तो ये क्या कहलाता है, उष्णकटिबंध का क्षेत्र, 0 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। सेकंड जो है उपोष्ण कटिबंध। तो उपोष्ण कटिबंध जो है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री, 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों अक्षांशों के मध्य में विस्तार है। और यहाँ
तापमान कम, ना बहुत अधिक तापमान कम रहता है, ना बहुत अधिक ज्यादा रहता है। थर्ड फिर है शीतोष्ण कटिबंधी। तो शीतोष्ण कटिबंधी जो होता है वो 45 डिग्री से 66 या 66.5 हम कह सकते हैं, 45 से 66 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में इसका विस्तार है। और यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है? तिरछी। वर्ष भर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? तिरछी। और तिरछी पड़ने के कारण यहाँ वर्ष भर तापमान जो है कैसा रहता है? कम रहता है। तापमान कैसा रहता है? कम रहता है। और फिर फोर्थ है ध्रुवीय कटिबंध। तो ध्रुवीय कटिबंध जो है वो 66 डिग्री से 90 डिग्री हम कह सकते हैं, या 66 डिग्री से पूरा ऊपर तक यानी ध्रुवों तक। 66 डिग्री से 90 डिग्री यानी ये बॉर्डर लाइन, ये 90 डिग्री या ऊपर तक। तो 66 डिग्री से ऊपर या 66 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य में, उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश के मध्य में ध्रुवीय कटिबंध का विस्तार है। और यहाँ वर्ष भर तापमान अत्यधिक कम रहने के कारण बर्फ जमी रहती है। क्या रहती है? बर्फ जमी रहती है। ठीक, तो इतना ही रखिए फिर आज। सर हम लोग 30 डिग्री से 45 डिग्री से बात करते हैं।